निकारागुआ। ये नाम सुनते ही जहन में ज्वालामुखियों की गड़गड़ाहट और शांत झीलों की एक तस्वीर सी बनती है ना। आज हम इसी विरोधाभास की गहराई में उतरने वाले हैं, झीलों और आग की इस भूमि की कहानी में। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। स्क्रीन पर जो ये नंबर दिख रहा है 19, शायद साधारण सा लगे, लेकिन ये है निकारागुआ में सक्रिय ज्वालामुखियों की संख्या। जरा सोचिए, न्यूयॉर्क राज्य से भी छोटे इस देश में 19 एक्टिव ज्वालामुखी। ये बात वाकई में हैरान करने वाली है। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि यही ज्वालामुखी इस देश को एक मतलब अविश्वसनीय सुंदरता भी देते हैं। निकारागुआ में विशाल झीलें हैं, घने वर्षावन हैं और मीलों लंबे समुद्र तट हैं। सच में ये एक प्राकृतिक स्वर्ग जैसा है। पर इस दिलकश खूबसूरती के साये में एक और कहानी भी है, और वो कहानी है संघर्ष की, मुश्किलों की, जिसका एक लंबा इतिहास रहा है। और यही वो विरोधाभास है जिसे आज हमें समझना है कि कैसे इतनी खूबसूरत जमीन का अतीत इतना उथल-पुथल भरा रहा है। तो चलिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं और सबसे पहले उस जमीन को समझते हैं जो इस राष्ट्र की पहचान और चुनौतियों दोनों को आकार देती है। अच्छा, तो निकारागुआ को मोटे तौर पर हम 3 अलग-अलग हिस्सों में देख सकते हैं। पश्चिम में है प्रशांत तराई, ये देश का सबसे ज्यादा आबादी वाला इलाका है। बीच में आते हैं उत्तर मध्य के पहाड़, और हाँ, यही वो जगह है जहाँ वो 19 ज्वालामुखी हैं। और फिर पूर्व में है कैरिबियाई तराई, जो घने जंगलों और मध्य अमेरिका की सबसे बड़ी झील लेक निकारागुआ का घर है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये शानदार भूगोल अपने साथ कई बड़े खतरे भी लाता है। हम बात कर रहे हैं लगातार होते ज्वालामुखी विस्फोटों की, भूकंप की, सुनामी और तूफानों की। ये सब यहाँ की जिंदगी की एक सच्चाई है। ये खूबसूरती और खतरे का एक ऐसा अजीब मेल है जो इसे सचमुच आग की भूमि बना देता है। अब जमीन की बात हो गई, तो चलिए अब वहाँ के लोगों की बात करते हैं, जो असल में निकारागुआ की सांस्कृतिक धड़कन है। निकारागुआ की आबादी करीब 69 लाख है, और ये सांस्कृतिक रूप से बहुत ही विविध है। यहाँ जो सबसे बड़ा समूह है वो है मिस्टीजो, यानी लगभग 69% लोग जो स्वदेशी और यूरोपीय मूल का एक मिश्रण है। इनके अलावा स्पेनिश मूल के लोग, अफ्रो निकारागुअन और कई स्वदेशी समुदाय भी यहाँ की पहचान का एक अहम हिस्सा हैं। और इस सांस्कृतिक मेलजोल का सबसे कह सकते हैं सबसे स्वादिष्ट प्रतीक वो है उनका राष्ट्रीय व्यंजन गालो पिंटो। इसका मतलब होता है धब्बेदार मुर्गा। ये सिर्फ चावल और बीन्स की एक डिश नहीं है, बल्कि ये स्वदेशी और स्पेनिश संस्कृतियों के संगम का एक जिंदा प्रतीक है जो निकारागुआ की आत्मा को दिखाता है। और हाँ, खाने का ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। अगर दिन की शुरुआत की बात करें तो वो होती है पारंपरिक नाश्ता देसायुनो निंका से। दोपहर में केसियो बहुत पसंद किया जाता है, और इंडियो व्यूहो नाम का एक स्ट्यू है जो हमें इस देश के स्वदेशी इतिहास की सीधी याद दिलाता है। अब आते हैं उस इतिहास पर जिसने आज के निकारागुआ को शक्ल दी है, और ये कहानी सदियों के संघर्ष की कहानी है। ये टाइमलाइन हमें निकारागुआ के उतार चढ़ाव भरे अतीत को समझने में काफ़ी मदद करेगी। देखिए, 1524 में स्पेनिश उपनिवेश की शुरुआत हुई, और फिर करीब 300 साल बाद 1821 में देश ने स्वतंत्रता हासिल की। लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। 20वीं सदी में सोमोसा परिवार की एक बेहद क्रूर तानाशाही का दौर आया, जिसे 1979 में सैंडिनिस्टा क्रांति ने आखिरकार खत्म किया। और फिर 1990 में लोकतंत्र की तरफ एक बहुत ही मुश्किल सफ़र शुरू हुआ। तो कुल मिलाकर ये कथन निकारागुआ के ऐतिहासिक संघर्ष को शायद सबसे अच्छे तरीके से बयां करता है। ये एक ऐसा राष्ट्र है जिसने लगातार बाहरी ताकतों और अंदरूनी कलह का डटकर सामना किया है। इतिहास से निकलकर अब वर्तमान में आते हैं। देखते हैं कि आज देश की आर्थिक तस्वीर कैसी है, क्या प्रगति हुई है और कौन सी चुनौतियां आज भी मुंह बाए खड़ी हैं। और यहाँ भी अर्थव्यवस्था में भी वही विरोधाभास फिर से हमारे सामने आता है। एक तरफ निकारागुआ हैती के बाद पश्चिमी गोलार्ध का दूसरा सबसे गरीब देश है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ अच्छी खबरें भी हैं। हाल के सालों में निर्यात और पर्यटन ने आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा दिया है। अगर हम अर्थव्यवस्था की नींव देखें तो ये मुख्य रूप से 3 स्तंभों पर टिकी है। सबसे बड़ा तो है कृषि, जो देश के लगभग 31% लोगों को रोजगार देता है। इसके बाद पर्यटन का महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है,
और फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जो ज़्यादातर कपड़ा उद्योग पर केंद्रित है। अब ये आंकड़ा देखिए, 10 से 15%। ये क्या है? असल में ये देश की जीडीपी का वो हिस्सा है जो विदेशों में रहने वाले निकारागुआ के नागरिक अपने घर भेजते हैं। इसे रेमिटेंस कहते हैं और ये अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी जीवन रेखा है। लेकिन इस विकास की कोशिशों के बावजूद चुनौतियां वो बहुत बड़ी हैं। गरीबी और आय में जमीन आसमान का फर्क आज भी एक कड़वी सच्चाई है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और कमजोर बुनियादी ढांचा, ये सब प्रगति की राह में बड़े रोड़े बने हुए हैं। और इन सब के ऊपर प्राकृतिक आपदाओं का खतरा तो हमेशा ही मंडराता रहता है। तो घूम फिर कर हम फिर से उसी बात पर आ जाते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, यानी निकारागुआ का केंद्रीय विरोधाभास। तो एक तरफ है कुदरत की दी हुई बेपनाह खूबसूरती और दूसरी तरफ है उतनी ही बड़ी, उतनी ही गहरी चुनौतियां। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। कोई भी देश अपने इतने मुश्किल, इतने अस्थिर अतीत से निकलकर एक स्थिर भविष्य का निर्माण आखिर कैसे करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब निकारागुआ आज भी ढूंढ रहा है।